हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के थ्योरी पार्ट को देखा था। अभी के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट में आया था 1498 ईस्वी में। हम लोग ऑप्शन पढ़कर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर में आएंगे और उसका डिटेल देखेंगे। तो वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और वास्को डी गामा ही था जिसने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। और कालीकट में वह जब आया तो उसका स्वागत किसने किया था? तो जमोरिन नाम के जो राजा थे, उस समय तत्कालीन कालीकट के राजा थे जमोरिन, उन्होंने उसका स्वागत किया था। चलिए इसकी व्याख्या में आते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। तो ये क्वेश्चन भी आएगा आगे, ध्यान में रखिएगा। फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था, कब आया था? तो 1505 ईस्वी में आया था। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो ब्लू वाटर पॉलिसी लाने वाला कौन था? तो अल्मीड़ा था। अल्मीड़ा कौन था? तो अल्मीड़ा का भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। भारत का प्रथम वायसराय नहीं था, वो प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। और कब आया था? तो 1505 ईस्वी में आया था। देखिए आगे ही आ गया इसका क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो अभी हमने देखा द अल्मीड़ा, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा जिसने नीला जल नीति लाया था और कौन से समुद्र के में लेकर आया था? तो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार रिपीटेड हैं। यूपीपीएससी कितनी बार ये क्वेश्चन आया है, ध्यान में रखिएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो अभी हमने पढ़ा कि पुर्तगाली थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। पहले कौन आए? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। तो इसे मैंने ऐसे याद किया था, पुर्तगाली का P, डच का D, अंग्रेज का A, डेन का D और फ्रांसीसी का F। तो हम लोग PDF तो बोलते ही बोलते हैं, तो यहाँ पर ये हमको याद रखना है PDADF, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। अगर आप लोग भी चाहें तो ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे पुर्तगाली। ऑप्शन डी सही आंसर है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और किस रास्ते आया था? तो समुद्री मार्ग के रास्ते आया था। और समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम पुर्तगाली भी वास्को डी गामा ही था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अभी हमने देखा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीड़ा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा, जो भारत कब आया था? तो 1505 ईस्वी में भारत आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला तत्कालीन राजा कौन था? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, जमोरिन। कालीकट का तत्कालीन राजा था जमोरिन, जिसने 1498 AD को वास्को डी गामा का कालीकट के बंदरगाह पर स्वागत किया था। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सब समुद्री यात्रियों के बारे में है और एक तरफ देश है कि वो किस देश से आए थे। तो वास्को डी गामा किस देश से आए थे? तो पुर्तगाल से आए थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे
क्रिस्टोफर कोलंबस कौन थे? कि स्पेन यात्री थे जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, मतलब अमेरिका के समुद्री रास्तों की खोज की थी। कैप्टन कुक कहाँ से आए थे? तो ग्रेट ब्रिटेन से आए थे। और तस्मान जो थे वो हॉलैंड से आए थे। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4, ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो पुर्तगाली यात्री कौन थे? वास्को डी गामा। स्पेन से कौन आए थे? तो कोलंबस आए थे स्पेन से। ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले थे कैप्टन कुक, और हॉलैंड से आए थे तस्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डिमस लैंड वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क का शासन यहाँ कब से कब तक था? तो 1509 से 1515 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। बीजापुर के जो सुल्तान थे आदिलशाही, उनसे गोवा को अपने कब्जे में लिया था किसने? अल्बुकर्क ने। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने को प्रोत्साहित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन ए है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। और डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, यह कथन सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग कहां पर बना था? तो पुर्तगालियों का प्रथम दुर्ग बना था कोचीन में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों का भारत में प्रथम दुर्ग बना था, कोचीन में बनाया था। और किसने बनाया था? तो अल्बुकर्क ने बनाया था 1503 में। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसी समय वह गवर्नर नहीं था, 1503 में कोचीन में कराया था। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। किन यूरोपियन ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। पहला पुर्तगाली था जिसने समुद्री रास्तों की खोज की थी। कौन था? तो वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। और कहां पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह में आया था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से भी कर की वसूली की। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, कौन सी फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी? तो हुगली। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बंगाल की उन फैक्ट्रियां जिनमें पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी उसमें से एक थी, वह थी हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेनेथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया।
1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडिचेरी, वर्तमान में जो पुदुचेरी है, के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो सही कथन चुनना है हमें। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये आंसर हमारा सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत हो जाएगा। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अपना अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली करते थे। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी सही आंसर है, जॉब चारनाक। जॉब चारनाक कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने जॉब चारनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चारनाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया? तो ऑप्शन डी सही आंसर है, जॉब चारनाक ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम कब स्थापित किया, कहाँ स्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1688 ईस्वी में किया गया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डचों ने आरंभ की थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगर इसमें ब्रिटेन होता तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर ब्रिटेन हो जाता कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ब्रिटेन ने। अगर ब्रिटेन नहीं है तो ऑप्शन बी डच को सही किया गया है। कौन सा एक कथन सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था।
बी है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी है आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी है आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। चलिए, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। 21 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और उपर्युक्त तीनों, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का ये तीनों ही राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, तब कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट्स एडवेंचरर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया की स्थापना की थी। 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र जो है वो प्राप्त हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। 1702 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी अथवा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी। अथवा 1709 में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 23 नंबर का क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो कौन था? अकबर था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन का समय था 1600। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अकबर। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 में कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था 1556 से 1605 ईस्वी। 24 नंबर का क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? गठन के समय बादशाह कौन था? तो अकबर था। और जब सर्वप्रथम कारखाना खोला गया तब कौन था? तो जहांगीर था। ऑप्शन जो बी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक स्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। ऑप्शन डी सही आंसर है। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया।
कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली अधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में स्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 26 है, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? भरूच में, चिकागोल, त्रिचिनोपोली। तो 17वीं शताब्दी के चतुर्थांश में मतलब 1625 के आसपास की बात हो रही है। तो कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंपनी का कारखाना अपना स्थापित किया था? तो भरूच में स्थापित किया था। ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। कब की गई थी? तो 1625 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने जो अंग्रेजी अधिकारी था पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने। कब किया था? तो 1613 ईस्वी में किया था। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसियों द्वारा 1668 में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 में सूरत में ही स्थापित किया था। 30 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई थी? तो अभी हमने ऊपर देखा कि सूरत में 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। कौन सा सन था? 1613 था। और कहाँ स्थापित करना था उनको? तो सूरत में स्थापित किया था उन्होंने। 31 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। ऑप्शन ए सही आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। 32 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? किससे लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो पुर्तगालियों से लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई पुर्तगालियों से लिया था। और 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बंबई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे जो चार्ल्स द्वितीय थे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 33 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो किस वर्ष किया था? 1797 में किया था। अवध के नवाब जो थे सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो 1797 में हुआ था। और किसने मतलब अंग्रेजों को अपना किला सौंप दिया था? तो अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। 34 नंबर का क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था?
सर जॉन चाइल्ड को अंग्रेज गवर्नर था जो औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक का युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला और अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 के मध्य कर्नाटक का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। 36 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का युद्ध अभी हमने देखा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुछ के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये एक्स-ला चैपल की संधि से अंत में। तृतीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था पेरिस संधि के अंत में। द्वितीय कर्नाटक का युद्ध हुआ था, ये अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध था ब्रिटिश की हार। तो ए का 4, चलिए एक बार फिर से मैच कर लेते हैं। प्रथम कर्नाटक का युद्ध एक्स-ला चैपल की संधि से अंत। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध था अनिर्णायक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध था ब्रिटिश की हार। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। तो ऑप्शन जो सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यह पूछा गया है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, ये तो बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, ये गलत है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध था 1749 से 54 के मध्य। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के मध्य, तो ये गलत हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन जो डी है, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, यह भी सही है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमसे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। उपर्युक्त दिए गए युद्धों का सही सुमेलन है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, तृतीय युद्ध 1758 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध था 1761। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। जितने भी कर्नाटक के युद्ध हुए हैं, प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ही लड़े गए थे। 39 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो कौन था? तो डुप्ले था। डुप्ले वो प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा
जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे वह अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किए, उससे अत्यधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान पर लगाया था, तो सूरत में लगाया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो लुई 14वें के शासनकाल में। किसके द्वारा किया गया था? तो लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट के द्वारा 1664 में किया गया था। 42 नंबर का क्वेश्चन है, किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो काल्बर्ट को। काल्बर्ट कौन था? तो काल्बर्ट लुई 14वां का मंत्री था, जो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया था। 43 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो चिंसुरा और हुगली, ये दोनों ही कारखाने डचों के द्वारा स्थापित किए गए थे। डचों के बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारगोर, जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर हो चुकी थी। 44 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 में की थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1632 में की थी। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में से संबंधित कोई स्रोत प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इस वजह से फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वोल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला अंग्रेज है, दूसरा डच है, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा पुर्तगाली। निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि सबसे पहले कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए हैं, फिर अंग्रेज आए हैं, फिर फ्रांसीसी आए हैं। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी है। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। ए है पांडिचेरी। पांडिचेरी में फ्रेंच। गोवा में पुर्तगालियों ने अपना कब्जा किया था। ट्रांकेबार में डेनिस ने अपना कब्जा किया हुआ था और सद्रास में डचों ने अपना कब्जा किया था। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो कहां से उन्हें सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार से प्राप्त होता था। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ऑप्शन ए सही आंसर है। 49 नंबर का क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो वो भी बिहार ही था। ऑप्शन ए का सही हमारा जो सही आंसर है। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 50वां है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में आए स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। 51 नंबर का क्वेश्चन है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना और उपर्युक्त सभी। तो किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो इन सभी जगहों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो हमारा ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग और तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो उपर्युक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन जो डी है हमारा सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व से शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो यह जो टिप्पणी था वो टीबी मैकाले का था। टीबी मैकाले ने ही यह कहा था कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था। 1834 से 1838 ईस्वी तक भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसने तैयार की। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, सापेक्ष 1748
के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। तो हमारा दोनों ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। एस्ला-तापेल की संधि जो थी वो 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अतः कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलिए 55 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता का कारण अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये बिल्कुल सही है। और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, यह भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी 1 तथा 2 दोनों सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में सबनव्य योग्य नेतृत्व आदि थे। तो अंग्रेजों की सफलता के कारणों में से ये दोनों कारण बिल्कुल सही थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के कुछ थ्योरी पोर्शंस और एमसीक्यूज करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।